Hello students, welcome to Desert Rose Psychis. Myself Ali Hassan, and today the topic of discussion is etiology. बेटा इस टॉपिक में हम एक सीधी बात समझेंगे। ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके पीछे वजह क्या बनती है, और फिर ये भी कि जब कोई एक क्लाइंट या पेशेंट हमारे सामने हो तो हम उसके केस में कैसे सोचेंगे ये सब क्यों हुआ। वजह का अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है, मगर ये काम अंदाज़ों और हवा में तीर चलाने से नहीं होता। ये काम ठोस ऑब्जर्वेशन और सही इंफॉर्मेशन से होता है। जब वजह समझ आ जाए तो फिर वही बात आगे चलकर ट्रीटमेंट प्लान की एक बुनियाद बनती है, यानी मैनेजमेंट प्लान। हार्ट सिंड्रोम की अलग वजूहात आगे दूसरे हिस्से में आएंगी, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हैं। देखें, जब हम किसी क्लाइंट के या पेशेंट के मेंटल डिसऑर्डर्स के पीछे जो फैक्टर्स ढूंढते हैं तो हम असल में दो बेसिक क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं। फर्स्ट है ये डिसऑर्डर क्यों हुआ, दूसरा है ये अभी इस वक्त क्यों शुरू हुआ। और अगर डिसऑर्डर काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा हो, मतलब काफ़ी पुराना हो जाए, तो फिर एक और क्वेश्चन भी बनता है, फिर रिकवरी क्यों नहीं हो रही। अब ये फैक्टर्स तीन जगहों पर काम करते हैं। पहले वो इंसान को अंदर से कमज़ोर बनाते हैं, फिर वो डिसऑर्डर को शुरू करवाते हैं, और आखिर में वो उसे चलने रहने देते हैं। फिर सवाल क्यों कमज़ोर करने वाले फैक्टर से जुड़ा होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है अभी क्यों शुरू करवाने वाले फैक्टर से है। और तीसरा सवाल रिकवरी क्यों ने चलाए रखने वाले फैक्टर से। चले इनको बारी बारी समझते हैं। फर्स्ट है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। अब ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी इंसान को मुस्तकबिल में, मतलब फ्यूचर में किसी भी वक्त डिसऑर्डर की तरफ धकेल सकते हैं, यानी वो अंदर एक जो वल्नरेबिलिटी छोड़ देते हैं। यही फैक्टर ये डिसऑर्डर क्यों वाले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। कभी ये बात जीन से जुड़ी होती है, यानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से, मतलब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से, और कभी ये जीन्स बहुत खास तरीके से असर डालते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हंटिंगटन कोरिया में। और कभी जीन्स सिर्फ एक डिसऑर्डर तक लिमिटेड नहीं रहते, वो साइकोटिक डिसऑर्डर्स और कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दोनों का रिस्क बढ़ा देते हैं। इसलिए फैमिली हिस्ट्री लेना पहला ज़रूरी कदम होता है। फिर डिस्पोजिशन कभी आम तरीके से भी काम करती है। मसलन कुछ लोगों में बेचैनी की आदत या मिजाज ज़्यादा होता है, यानी एंजाइटी ट्रेट्स। ये ट्रेट्स कुछ हद तक जीन से भी आ सकते हैं, और कुछ हद तक बचपन के जो बैड एक्सपीरियंस हैं उन्हें और बढ़ा देते हैं। कुछ अबनॉर्मल पर्सनैलिटी के अंदर ऐसे होते हैं जिनमें डिसऑर्डर्स का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, शायद इसलिए कि पर्सनैलिटी ज़िंदगी में आने वाले स्ट्रेसफुल इवेंट्स की एक टाइप और तादाद दोनों बदल देती है। अगर बचपन में वायलेंस और निगलेक्शन होने का तजर्बा हो, यानी अब्यूज़ और निगलेक्ट, तो बाद की ज़िंदगी में डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ जाता है। सेकंड है प्रीसेप्टेटिंग फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि डिसऑर्डर शुरू कब होगा, यानी ये अभी इस वक्त क्यों। अब बहुत से लोग वल्नरेबल होते हैं, मगर सालों तक ठीक रहते हैं। तो फिर हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ ने इंसान को हेल्थ से, मतलब डिसऑर्डर की तरफ ले गया। अक्सर जो जो प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी वो ये तो करते हैं कि मसला कब शुरू होगा, मगर वो ये नहीं बताते कि मसला कौन सा होगा। मसलन ज़िंदगी में होने वाले जो इवेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जिनमें लॉस या थ्रेट हो, तकरीबन हर उस डिसऑर्डर को शुरू कर सकते हैं जिसकी बुनियाद जब एक बेसिक क्लाइंट में पहले से ही मौजूद हो। थर्ड है मेंटेनिंग फैक्टर्स। अब हमें ये भी देखना होता है कि कहीं ऐसे फैक्टर्स तो नहीं जो डिसऑर्डर्स को लंबा कर रहे हैं, यानी रिकवरी क्यों नहीं। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर जो इफेक्टिव डिसऑर्डर्स में रिकवरी हफ्तों या महीनों में हो जाती है। तो अगर डिसऑर्डर इससे ज़्यादा चल रहा हो तो सवाल बनता है कि क्या कोई ऐसी वजह अभी भी चल रही है जो क्लाइंट पर असर डाल रही है और रिकवरी को रोक रही है। फिर आता है सिस्टमैटिक अप्रोच। देखिए, हर क्लाइंट के केस में या पेशेंट के केस में जो हमें अवेल होती है इंफॉर्मेशन, उसकी बुनियाद पर हम क्वेश्चंस के जवाब बनाने होते हैं। आगे मैं तरतीब से बताऊंगा कि कैसे इस काम को तरतीब से कैसे करना है। हर स्टेज को बारी बारी देखना होता है। देखिए, हर स्टेज पर फैक्टर्स को तीन हिस्सों में रखा जा सकता है: बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल। आपको ये देखना होता है कि क्लाइंट के बारे में
या पेशेंट के बारे में आपने क्या ऐसा देखा जो उनमें से किसी हिस्से में आता है, लेकिन अमूमन हर क्लाइंट में चंद ही फैक्टर्स रेलिवेंट होते हैं। तो हिस्ट्री लेने के बाद और मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन मुकम्मल करने के बाद आपका जो पॉसिबल फैक्टर का एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट लिखना चाहिए। याद रखिएगा, ये आगे चलकर फार्मूलेशन का एक हिस्सा बनता है। ये शुरू का जो अंदाजा है एक हाइपोथेसिस होता है, फिर इसे इन्वेस्टिगेशन के जरिए चेक किया जाता है और ज़रूरत पड़े तो इसे बदला भी जाता है। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू एटियोलॉजी फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। प्री डिस्पोजिंग जो है, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो इंसान के अंदर पहले से मौजूद होते हैं और उसे बीमारी की तरफ ले जा सकते हैं। अब इसमें बायोलॉजिकल क्या होता है, इसमें जेनेटिक यानी जो मोर्स असरात हो सकते हैं, या फिर पैदाइश से पहले माँ के पेट में कोई मसला रहा हो जिससे हम इंट्रा यूट्रिन डिसएडवांटेज, या पैदाइश के वक्त कोई चोट लगी हो, बर्थ ट्रॉमा। इसके अलावा बाद में होने वाले ऐसे मसाइल जो दिमागी बीमारी या जिस्मानी माजूरी की तरफ ले जाए, और कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी इसमें शामिल हैं। फिर आता है सोशल, इसमें बचपन में प्यार या तवज्जो की कमी, मतलब इमोशनल डेप्रिवेशन, जैसे कि फैमिली के झगड़े, किसी का इंतकाल या अलैदगी। इसके अलावा काम, शादी, रहाइश या पैसे के मामले में लंबे अरसे से चलने वाली प्रॉब्लम्स, या ऐसे रिश्तों की कमी जो आपको सहारा दे सके। फिर इसमें साइकोलॉजिकल क्या आता है कि वालिदैन का गलत असर, जैसे कि माँ एगोराफोबिया मदर हो, या बाप गुस्से वाला एग्रेसिव बिहेवियर पर्सनैलिटी का हो, मारपीट करने वाला हो, वायलेंट फादर। इसके अलावा न्यूरोटिक ट्रेड्स की तरफ झुकाव, जो लो सेल्फ एस्टीम यानी अपनी नज़र में अपनी इज्जत कम होना, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या कुछ खास डिफेंसिव मैकेनिज्म को बार बार इस्तेमाल करने की आदत। फिर आता है सेकंड, प्रिसेप्टिंग। अब इसमें क्या होता है, प्रिसेप्टेटिंग में क्या होता है कि ये वो चीज़ें हैं जो बीमारी को ट्रिगर करती हैं, यानी उसे शुरू कर देती हैं। इसमें बायोलॉजिकल हाल ही में होने वाली कोई जिस्मानी बीमारी, जैसे कोई इन्फेक्शन या इंजरी जिसमें माजूरी डिसेबिलिटी आ जाए, या कोई ऐसे खतरनाक बीमारी जिसमें ऑपरेशन या मौत का डर हो। इसमें सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं कि ज़िंदगी के हालिया वाक़यात जो ख़ास तौर पर जिनमें कोई नुकसान या खतरा हो, जैसे नौकरी का ख़त्म होना, बच्चों का घर छोड़कर चले जाना, अलैदगी या डाइवोर्स, या फिर किसी ऐसे रिश्ते का ख़त्म होना जो आपके लिए बड़ा सहारा था। फिर साइकोलॉजिकल इसमें क्या आता है कि जिस्मानी या समाजी फैक्टर्स, मतलब जो फिजिकली या सोशली फैक्टर्स पर इंसान का अपना रद्द-ए-अमल, जैसे किसी के इंतकाल के बाद या किसी बड़े ऑपरेशन के बाद हिम्मत हार जाना। उसके अलावा अपनी नज़र में अपनी इज़्ज़त गिर जाना, सेल्फ एस्टीम, बेबसी, हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस, नाउम्मीदी महसूस करना। फिर आता है मेंटेनिंग। अब इसमें क्या होता है कि ये वो फैक्टर्स हैं जो बीमारी को ख़त्म नहीं होने देते और उसे खींचते रहते हैं। बायोलॉजिकल इसमें क्या होता है कि जिस्मानी माजूरी या किसी बीमारी की वजह से होने वाला दर्द। इसके अलावा पेशेंट का दवाई ना लेना या मेडिसिन्स के बैड इफ़ेक्ट्स। सोशल्स क्या होता है इसमें कि बैड सोशल्स कंडीशंस, कोई करीबी वगैरह रिश्ता ना होना, घर के लोगों के साथ ताल्लुकात या अहम रिश्तेदारों की तरफ से सपोर्ट ना मिलना। उसके अलावा इलाज का गलत तरीका। फिर साइकोलॉजिकल क्या होता है इसमें कि होपलेस, नाउम्मीदी, यानी ये सोच लेना कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकूँगा। इसके अलावा शख्सियत की कुछ ऐसी आदतें जो नुकसानदेह हों, जैसे खुद पर भरोसा ना होना, लो सेल्फ एस्टीम, दूसरों पर बहुत ज़्यादा इन्सार करना, या हर वक्त फ़िक्र और टेंशन में रहना। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो बेटा वीडियो को लाइक करें और फीडबैक देना मत भूलें। थैंक यू।